जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं PL-15 को लेकर आई एक रिपोर्ट से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कुछ चीनी PL-15 मिसाइल जो है लगभग इंटैक्ट हालत में मिली थी, और इससे भारतीय वायुसेना को एक बड़ा फायदा मिला है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इम्प्रूव करने में ये मिसाइल्स काफ़ी मदद कर रही हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो PL-15 चाइना की अत्यधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, और एक ये आधुनिक मिसाइल है जिसे JAP-17 और J-10 में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य पर नहीं लगी थी और भारत में गिर गई थी, और भारतीय वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विशेषज्ञों की मदद से इनका अध्ययन शुरू किया। रिपोर्ट्स में ये पता चला कि मिसाइल का रडार सीकर कैसे काम करता है, ये विमान से कैसे संपर्क रखती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होपिंग है और डेटा लिंक सिस्टम कैसे काम करते हैं, ये जैमिंग अटैक से बचने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करती है। अब इसका इस्तेमाल राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम, सुखोई 30 MKI के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और तेजस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो है बेहतर अपडेट्स के लिए इन लर्निंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जो ये सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकें। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना की स्वदेशी AIP टेक्नोलॉजी को लेकर के है। दरअसल यहाँ पर एक बड़ी प्रगति देखने को मिली है। InnoXCVA कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए LOX यानी लिक्विड ऑक्सीजन मॉड्यूल तैयार करके भेज दिया है। ये मॉड्यूल भारत के AIP प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जिसे INS खंदेरी पनडुब्बी में 2026 के अंत तक लगाया जाना है। अब AIP सिस्टम करता क्या है? देखिए, समान डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आना पड़ता है ताकि वो हवा ले सके, लेकिन AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जिससे उनकी स्टेल्थ और युद्ध क्षमता बढ़ जाती है। अब जो LOX मॉड्यूल है यानी लिक्विड ऑक्सीजन मॉड्यूल है, ये AIP सिस्टम में बिजली बनाने के लिए ऑक्सीजन की क्योंकि ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन बहुत ठंडे तापमान पर लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में स्टोर की जाती है। इसलिए सुरक्षित LOX स्टोरेज सिस्टम बनाना बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील काम होता है। अब सिमुलेटेड मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि ये असली ऑपरेशन यूनिट जैसा टेस्ट मॉडल है, जिस पर फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है, और इसे चेक किया जा रहा है कि सिस्टम सुरक्षित है या नहीं, दबाव और कंपन सह सकता है या नहीं, पनडुब्बे में इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद है या नहीं। अब आने वाले भविष्य में INS खंदेरी में जो एक अतिरिक्त AIP प्लग सेक्शन है वो लगाया जाएगा। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन मॉड्यूल और फ्यूल सेल सिस्टम होंगे, और इससे पनडुब्बी की अंडर वाटर इंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये भारत की स्वदेशी पनडुब्बी तकनीक और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने कई बड़े रक्षा और एरोस्पेस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, जिनमें सबसे बड़ा AMCA प्रोग्राम है। इसका कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर है, जो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में बनेगा। इसका मकसद AMCA के और भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट को तेज करना है। इस सेंटर पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की 480 करोड़ की नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी, जहां पर टॉर्पीडो, अंडर वाटर ड्रोन और नेवी सिस्टम बनाए जाएंगे। भारत फोर्ज की आग्नेयास्त्र एनर्जेटिक्स फैसिलिटी पर 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो भविष्य के हथियारों के लिए विस्फोटक और ऊर्जा सिस्टम बनाएगी। HFCL की 1200 करोड़ रुपए की एमुनिशन एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज प्लांट भी स्थापित होंगे, जिससे गोला बारूद के अहम पार्ट्स देश में ही बनेंगे। करनूल में ड्रोन सिटी बनाई जाएगी, जहां पर कई ड्रोन कंपनियां मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत अब हथियारों और रक्षा तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, और ये सब कुछ हम स्वदेशी तौर पर प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने इसे एक बड़ा कदम माना। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि वो रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को बिना पूरी जांच परख के नहीं खरीदेंगी। यहाँ पर कुछ नई बातें सामने आई हैं। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि भारतीय पायलट खुद इस जेट को उड़ाकर टेस्ट करें। सिर्फ एयर शो या डेमो देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता। वायुसेना को असली प्रोडक्शन मॉडल चाहिए, ताकि उसकी ताकत कमजोरियां सही तरीके से पता चल सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स को चिंता है कि जेट की स्टेल्थ क्षमता, इंजन भर की रिलायबिलिटी, एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, और ये वास्तविक परिस्थितियों में भारत की कैसे काम करेंगे। भारत चाहता है कि अगर ये जेट खरीदा जाए तो पहले भारत उसमें अपनी जो जांच पड़ताल है वो पूरी कर ले, और यहाँ पर खरीदने के बाद भारतीय रेडार, हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम भी भारतीय हों। रूस भारत को Su-57 बेचने और HAL नासिक प्लांट में लोकल प्रोडक्शन का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन अभी तक भारतीय पायलट्स जो कि लंबे समय से जो पूरा प्रोडक्शन मॉडल टेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें इसका एक्सेस नहीं मिला है। और इंडियन एयरफोर्स यही चाहती है कि बिना स्वतंत्र जांच के और गहराई तक जाए बिना हम किसी भी डील के लिए हाँ नहीं कह सकते। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को फिलहाल फाइटर स्क्वाड्रन बढ़ाना है, और Su-57 का नाम कई बार सामने आया है।
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लॉसन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज को तेजस मार्क टू फाइटर जेट के लिए एक खास सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मिशन डेटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, जिसको MDPS भी कहा जाता है। ये लड़ाई से पहले विमान के मिशन की पूरी तैयारी करेगा। आसान भाषा में समझें तो ये सॉफ्टवेयर दुश्मन के रेडार, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी इकट्ठा करेगा। पायलट को बताएगा कि कौन सा खतरा ज़्यादा बड़ा है। विमान के रेडार, सेंसर और हथियारों को एक साथ जोड़कर बेहतरीन तरीके से ये काम करवाएगा और मिशन के हिसाब से हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को सेट करेगा। उड़ान का सबसे सुरक्षित और प्रभावी रास्ता भी तय करने में ये मदद करने वाला है। इसमें भारतीय सिस्टम जैसे कि उत्तम एसर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस एनजी मिसाइल और रुद्रम मिसाइल को भी सपोर्ट मिलेगा। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि भारत अब इस तरह के जो मिशन सॉफ्टवेयर के लिए विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर रहेगा। यानी भारत खुद अपने खतरे की जानकारी अपडेट कर सकेगा, नए हथियार जोड़ सकेगा और बिना विदेशी अनुमति के बदलाव कर सकेगा। यही सॉफ्टवेयर आगे चल के टेरबीएफ और एमका में भी हमें देखने को मिलने वाला है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की मेंटेनेंस प्रणाली को आइटम लेवल 4 नाम की नई डिजिटल तकनीक से पूरी तरीके से आधुनिक बनाया जा रहा है। यह सुपर सुखोई अपग्रेड का एक अहम हिस्सा है। सरल भाषा में समझें तो पहले जो टेक्नीशियंस हैं उनको भारी भरकम मैनुअल, PDF और कागजी दस्तावेजों में खराबी ढूंढनी पड़ती थी, जिससे समय बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन अब सारी तकनीकी जानकारी डिजिटल सिस्टम में होगी, जो विमान की स्थिति, सेंसर डेटा और फॉल्ट को देखकर खुद ही सही निर्देश देंगे। अब इस नई प्रणाली के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे मेंटेनेंस तेज होगा, काम में मानवीय गलती काफ़ी कम होगी, रियल टाइम अपडेट मिलती रहेंगी, सिस्टम ट्रबल शूटिंग हमें देखने को मिलेगी स्मार्ट तरीके से। इसके अलावा 3D विजुअल और ऑडियो सहायता भी हमें देखने को मिलेगी, जहां पर टेक्नीशियन 3D मॉडल और वीडियो देखकर जटिल पार्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा भविष्य की जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है वो भी हमें देखने को मिलेगी, जहां पर सेंसर डेटा देखकर सिस्टम पहले ही बता सकेगा कि कौन सा पार्ट कब खराब होने वाला है, जिससे बड़ी खराबी पहले ही रोकी जा सकती है। भारत सरकार 92 राफेल फाइटर जेट को भारत में ही बनाने वाली है, जिसके बारे में मैंने कल बात भी करी है। और इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ इस समय बातचीत कर रही है और पार्टनर की तलाश कर रही है। इस रेस में कुछ मुख्य नाम अभी तक सामने आए हैं, जिसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, फिर महिंद्रा एरोस्पेस, फिर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो भारत में तकरीबन 50 से 60% तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना है। इसका मतलब यह है कि राफेल के कई पार्ट्स और शायद पूरी असेंबली भारत में ही होगी। इस डील के साथ बड़ी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी, यानी फ्रांस भारत को कई एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाएगा। अब सबसे मजबूत दावेदार की बात करें तो फिलहाल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही यहाँ पर उभर के आया है। और पहले टाटा क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स में जुड़ा रहा है और अभी हाल ही में C295 विमान को रोल आउट भी किया गया है इनकी फैसिलिटी से, तो इसीलिए टाटा को सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर माना गया है। टाटा ने राफेल की फ्यूजलाज बनाने के लिए डसॉल्ट के साथ कई बड़े समझौते भी कर रखे हैं और हैदराबाद में उनकी एक बड़ी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है और इसीलिए इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। खैर, महिंद्रा भी और अडानी डिफेंस भी इस रेस में बने हुए हैं। भारत का प्रोजेक्ट कुश अब एक नए स्वदेशी अवतार में हमें देखने को जल्द ही मिलने वाला है, जिसे DRDO बना रहा है। इसका पहला टेस्ट जुलाई के आखिरी तक होने की संभावना है। अगर आसान भाषा में समझें तो अब भारत को अपना लंबी दूरी वाला जो मिसाइल सिस्टम है बहुत जल्द मिलने वाला है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और एवैक्स जैसे जो टारगेट्स हैं उन्हें हवा में ही मार गिराएगा। इस सिस्टम में 3 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल्स होगी, जिसमें M1 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी, M2 इंटरसेप्टर की रेंज 250 किलोमीटर तक और M3 इंटरसेप्टर की रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाली है। ये मिसाइलें तकरीबन मैक 5.5 की स्पीड से उड़ेंगी, यानी बहुत तेज़ होंगी और इनसे बच पाना एनिमी ड्रोन्स या दूसरे टारगेट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो ट्रायल की बात हो रही है अभी M1 इंटरसेप्टर की है, बाद में हमें M2 और M3 इंटरसेप्टर से रिलेटेड भी अपडेट जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप यहाँ पर राफेल डील में क्या वाकई मानते हैं कि टाटा एक प्रबल दावेदार है या आप किसी और का समर्थन करते हैं, इसके बारे में भी अवश्य बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं भारतीय वायुसेना की जो मांग है SU-57 में अपने पायलट्स द्वारा टेस्टिंग करवाने की, क्या ये उचित है और क्या रूस इसके लिए अलाउ कर पाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें अवश्य अवगत करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।